मुंबई की चिलचिलाती धूप और कंक्रीट के जंगलों के बीच से निकलती वह गर्म हवा किसी के भी धैर्य की परीक्षा लेने के लिए काफी थी। लेकिन अंजलि के लिए यह महज एक और दिन की जद्दोजहद थी। उसके फटे हुए आंचल के भीतर उसका नन्हा बेटा रोहन पसीने से तरबतर था और उसकी सांसें भारी हो रही थीं, जिसे देखकर अंजलि का कलेजा मुंह को आ रहा था। ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती होते ही वह अपनी थकी हुई टांगों में जान फूंककर गाड़ियों की ओर दौड़ती, ताकि 10-10 रुपये के कंचन कंधी के पैकेट बेचकर वह रोहन के लिए दवा खरीद सके। हर गुजरती गाड़ी का कांच उसकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए ऊपर चढ़ जाता और उसे केवल धुआं और तिरस्कार ही मिलता, जो उसके स्वाभिमान को हर पल कुचल रहा था। सड़क पर दौड़ती लग्जरी कारों की चमक उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रही थी और वह अपनी सूखी हुई आवाज में लोगों से विनती कर रही थी कि साहब, एक पैकेट ले लो, मेरा बच्चा बीमार है। कोई उसे झिड़क देता तो कोई अपनी कीमती घड़ी की ओर देखते हुए उसे सड़क से हटने का इशारा करता, जैसे उसका अस्तित्व उस सड़क पर एक धब्बे के समान हो जिसे मिटा देना ही बेहतर था। भूख और प्यास से अंजलि का गला सूख चुका था, लेकिन उसकी ममता उसे गिरने नहीं दे रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर आज उसने हार मान ली तो उसका रोहन कल की सुबह नहीं देख पाएगा। शहर की इस बेदर्द भीड़ में वह अकेली थी, जिसके पास खोने के लिए केवल उसका बच्चा था और पाने के लिए बस कुछ रुपयों की दरकार थी, जो दवा की दुकान पर उसकी इज्जत बचा सके। अचानक एक काली चमचमाती रोल्स रॉयस आकर सिग्नल पर रुकी, जिसकी भव्यता को देखकर अंजलि एक पल के लिए ठिठक गई, क्योंकि ऐसी गाड़ियां अक्सर बड़े लोगों की होती हैं जो गरीबों की ओर देखना भी पसंद नहीं करते। फिर भी उसने अपनी हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से उस ठंडी और चिकनी खिड़की पर दस्तक दी, जिसे देखकर अंदर बैठा ड्राइवर उसे डांटने ही वाला था कि पीछे की सीट से एक गंभीर आवाज आई। वह आवाज आर्यन की थी, जो बरसों बाद लंदन से वापस लौटा था और जिसके चेहरे पर दुनिया जीत लेने का अहंकार और दिल में एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, जो किसी को दिखाई नहीं देता था। जैसे ही आर्यन ने अपनी खिड़की का शीशा धीरे धीरे नीचे किया, उसकी नजर बाहर खड़ी उस बदहाल औरत पर पड़ी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा धूल से सना हुआ था। जैसे ही खिड़की पूरी तरह नीचे हुई और अंजलि का चेहरा आर्यन की नजरों के सामने आया, उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया हो और उसका पूरा शरीर पत्थर का हो गया हो। वह चेहरा जिसे उसने 5 साल पहले अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखा था और जिसकी याद में उसने अपनी रातों की नींद और दिल का चैन सब कुछ कुर्बान कर दिया था, वह आज उसके सामने था। अंजलि की आंखों में वही मासूमियत और वही दर्द था जिसने कभी आर्यन की दुनिया को रोशन किया था, लेकिन आज उन आंखों में केवल एक अजनबी के लिए दया की भीख और बेबसी के आंसू उमड़ रहे थे। आर्यन का गला रुंध गया और वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द उसके होंठों पर ही दम तोड़ रहे थे, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कोई सपना है या हकीकत। अंजलि ने आर्यन को नहीं पहचाना, क्योंकि उसकी पूरी चेतना केवल अपने बीमार बच्चे पर केंद्रित थी और धूल व धूप के कारण उसकी दृष्टि धुंधली हो चुकी थी। इसलिए उसने फिर से वही विनती दोहराई, साहब जी, यह कंदी ले लीजिए, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मुझे बस उसके लिए दवाई चाहिए। आप चाहे तो पैसे कम दे देना, लेकिन प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। आर्यन के कान जैसे सुन्न हो गए थे और उसे अंजलि की बातों के बजाय अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी, जो किसी नगाड़े की तरह बज रही थी और उसे उस अतीत की याद दिला रही थी जिसे वह भूलना चाहता था। उसने देखा कि अंजलि की गोद में जो बच्चा है, उसकी सूरत काफी हद तक वैसी ही है जैसी उसकी खुद की बचपन की तस्वीरों में हुआ करती थी, जिससे उसका संदेह और गहरा हो गया। आर्यन के दिमाग में स्मृतियों का एक तूफान उठ खड़ा हुआ, जिसमें वह पुरानी हवेली, बारिश की वह रात और अपनी मां का वह कठोर चेहरा, सब कुछ बिजली की तरह कौंधने लगा, जिसने उसे अंजलि से दूर किया था।
उसे याद आया कि कैसे उसे बताया गया था कि अंजलि अब इस दुनिया में नहीं रही और कैसे उसने अपनी जिंदगी को एक मशीन की तरह जीना शुरू कर दिया था जहां भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। आज वही अंजलि एक भिखारी की तरह उसके सामने खड़ी थी और अपने ही पति के सामने कुछ पैसों के लिए हाथ फैला रही थी, जो कि विडंबना की पराकाष्ठा थी जिसे सहना आर्यन के लिए नामुमकिन हो रहा था। उसने अपने कांपते हुए हाथ को अंजलि की ओर बढ़ाया, लेकिन बीच में ही रुक गया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं छूते ही यह दृश्य गायब न हो जाए। अंजलि ने जब देखा कि कार के अंदर बैठा अमीर आदमी उसे बस एकटक देखे जा रहा है और कुछ बोल नहीं रहा, तो उसे लगा कि शायद यहां भी उसे कुछ नहीं मिलेगा और वह पीछे हटने लगी। उसने अपना सिर झुकाया और अपने फटे हुए पल्लू से रोहन के चेहरे को ढंकते हुए दूसरी ओर मुड़ने की कोशिश की ताकि वह अगली गाड़ी की ओर जा सके और अपनी किस्मत को एक बार फिर से आजमा सके। यह देखकर आर्यन के अंदर का ठहरा हुआ लावा फूट पड़ा और वह चिल्लाया, अंजलि रुको, लेकिन उसकी आवाज सड़क के शोर में दबकर रह गई और अंजलि ने शायद उसे सुना ही नहीं या अनसुना कर दिया। आर्यन ने तुरंत दरवाजा खोला और सड़क पर उतर गया, जिससे उसके महंगे जूते उस धूल भरी जमीन पर पड़े जिसे वह कभी छूना भी पसंद नहीं करता था। लेकिन आज उसे फर्क नहीं पड़ रहा था। ट्रैफिक पुलिस वाले और आसपास के लोग हैरान थे कि एक इतना बड़ा आदमी अपनी करोड़ों की गाड़ी बीच सड़क पर छोड़कर एक भिखारी औरत के पीछे क्यों भाग रहा है। लेकिन आर्यन को किसी की परवाह नहीं थी। उसके पैर जमीन पर नहीं बल्कि उसकी रूह के घावों पर पड़ रहे थे और हर कदम के साथ उसे उस अन्याय का एहसास हो रहा था जो अंजलि के साथ हुआ था और जिसमें कहीं न कहीं उसकी खामोशी भी शामिल थी। अंजलि जो भीड़ में गुम होने ही वाली थी, उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वह डर के मारे अपनी चाल तेज करने लगी, क्योंकि इस शहर ने उसे डराने के अलावा और कुछ नहीं दिया था। आर्यन ने जब देखा कि वह उससे दूर जा रही है तो उसने पूरी ताकत से उसका नाम पुकारा और इस बार अंजलि के कदम वहीं ठिठक गए, क्योंकि वह आवाज उसके दिल की गहराइयों में कहीं दफन थी। अंजलि ने धीरे से मुड़कर देखा और उसकी नजरें जब दोबारा आर्यन से मिली तो इस बार कुछ अलग था, क्योंकि आर्यन की आंखों से आंसू बह रहे थे जो उसकी महंगी सूट बूट वाली शख्सियत से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। वह शख्स जो पूरी दुनिया के सामने कभी नहीं झुका था, आज एक साधारण सी औरत के सामने घुटनों के बल बैठने को तैयार था, क्योंकि उसे अपनी पूरी जिंदगी का सच उस एक चेहरे में दिखाई दे रहा था। धूप अभी भी उतनी ही तेज थी और रोहन की हालत और भी खराब हो रही थी, लेकिन उस सड़क पर समय जैसे रुक गया था और दो बिछड़ी हुई आत्माएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थीं। अंजलि के हाथ से कंदी के पैकेट गिर गए और उसके होंठों से एक धीमी सी आवाज निकली जिसने आर्यन के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आर्यन आप। अंजलि के मुंह से अपना नाम सुनकर आर्यन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके ठहरे हुए जीवन में प्राण फूंक दिए हों, लेकिन उस आवाज में वह पहले जैसी खनक नहीं थी, बल्कि उसमें वर्षों का संचित दर्द और एक गहरा अविश्वास समाया हुआ था। वह अंजलि जिसे वह अपनी जान से ज्यादा चाहता था, आज उसके सामने एक फटे हुए आंचल में अपने बच्चे को छिपाए खड़ी थी और उसकी आंखों में पहचान की चमक के साथ साथ एक अजीब सा भय भी साफ झलक रहा था। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया तो अंजलि अनजाने में ही दो कदम पीछे हट गई, जैसे वह इस ऐश्वर्य और वैभव से डरती हो जो कभी उसके दुखों का सबसे बड़ा कारण बना था। सड़क पर गाड़ियों के हॉर्न का शोर बढ़ता जा रहा था और लोग चिल्ला रहे थे कि रास्ता साफ करो, लेकिन आर्यन के लिए इस समय दुनिया की हर आवाज मौन हो चुकी थी और केवल अंजलि की कांपती हुई सांसें ही सुनाई दे रही थीं। आर्यन ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और अंजलि के कंधे को छूने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ हवा में ही कांपने लगा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं यह स्पर्श अंजलि को और ज्यादा आहत न कर दे। अंजलि की आंखों से बहते आंसू उसकी गालों पर जमी धूल के बीच एक साफ लकीर बना रहे थे और वह अपनी पूरी ताकत लगाकर रोहन को अपने सीने
से चिपकाए हुए थी, जैसे वह उसे इस दुनिया की हर बुरी नजर से बचाना चाहती हो। आर्यन ने रुंधे हुए गले से कहा कि अंजलि, तुम यहां इस हाल में कैसे हो? और मुझे तो बताया गया था कि तुम अब इस दुनिया में नहीं रही। तो फिर यह सब क्या है? और यह बच्चा किसका है? अंजलि ने अपनी नजरें नीचे झुका ली और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे, लेकिन शब्द बाहर नहीं आए, क्योंकि उसके पास कहने को बहुत कुछ था, पर सुनने वाला कोई नहीं था जिसे वह अपना कह सके। तभी रोहन ने एक हल्की सी सिसकी भरी और उसका छोटा सा शरीर बुखार की तपिश के कारण अकड़ने लगा, जिससे अंजलि का ध्यान आर्यन से हटकर तुरंत अपने बच्चे पर चला गया और उसकी ममता फिर से व्याकुल हो उठी। उसने आर्यन की ओर देखे बिना ही कहा कि साहब, अब इन बातों का कोई मोल नहीं है, क्योंकि समय बहुत आगे निकल चुका है और मेरा बच्चा मर रहा है। इसलिए मुझे जाने दीजिए ताकि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। आर्यन को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह यहां खड़े होकर सवाल कर रहा है, जबकि उसकी पत्नी और शायद उसका अपना बच्चा मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहे हैं। उसने बिना कुछ सोचे अंजलि का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती अपनी कार की ओर ले जाने लगा, लेकिन अंजलि ने विरोध किया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं यह फिर से किसी नई मुसीबत का संकेत तो नहीं है। आर्यन ने कड़क आवाज में, लेकिन आंखों में नमी लिए हुए कहा कि अंजलि, चुपचाप गाड़ी में बैठो, क्योंकि इस वक्त रोहन की जान बचाना सबसे जरूरी है और मैं तुम्हें अब कहीं जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अंजलि के पास विरोध करने की ना तो ताकत थी और ना ही कोई दूसरा रास्ता, क्योंकि उसे पता था कि रोहन की हालत बिगड़ती जा रही है और अकेले वह उसे अस्पताल तक नहीं पहुंचा पाएगी। वह भारी मन से उस आलीशान गाड़ी की मखमली सीट पर बैठ गई, जहां की ठंडक उसे काटने को दौड़ रही थी, क्योंकि वह सड़क की तपती हुई आग की आदी हो चुकी थी। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा और वह भी हैरान था कि उसका मालिक, जो स्वच्छता और अनुशासन का पक्का था, वह आज एक भिखारी जैसी दिखने वाली औरत को अपनी कीमती गाड़ी में बिठाकर उसे अस्पताल ले जाने का हुक्म दे रहा था। जैसे ही गाड़ी तेज रफ्तार से अस्पताल की ओर बढ़ी, आर्यन की नजरें बार बार रोहन के चेहरे पर जा रही थीं, जो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा आर्यन अपनी बचपन की तस्वीरों में दिखता था। उसकी बड़ी बड़ी पलकें और नाक की बनावट, सब कुछ आर्यन की विरासत की गवाही दे रही थी, जिसे देखकर आर्यन का दिल अपराधबोध से भर गया कि उसने अपने ही अंश को सड़क पर कंदी बेचते हुए देखा। अंजलि खिड़की के बाहर देख रही थी और उसके दिमाग में उन पुरानी कड़वी यादों का जाल बुना जा रहा था, जब आर्यन की मां ने उसे धक्के देकर घर से निकाला था और उसे जान से मारने की धमकी दी थी। उसे याद आया कि कैसे उसने भूखे पेट रहकर और सड़कों पर सोकर अपने इस बच्चे को जन्म दिया था, और कैसे हर पल उसने मौत को करीब से देखा था, पर हार नहीं मानी थी। अस्पताल पहुंचते ही आर्यन ने चिल्लाकर डॉक्टरों को बुलाया और अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि रोहन को तुरंत इलाज मिल सके, क्योंकि वह जानता था कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। अस्पताल का स्टाफ, जो आर्यन के नाम और रुतबे से वाकिफ था, वे तुरंत हरकत में आ गए और रोहन को स्ट्रेचर पर लेटाकर इमरजेंसी वार्ड की ओर ले जाने लगे, जिससे अंजलि का हाथ रोहन से छूट गया। अंजलि वहीं बरामदे में जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसे लगा कि अब उसका आखिरी सहारा भी उससे छीना जा रहा है और वह इस बड़े अस्पताल की चकाचौंध में खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। आर्यन उसके पास गया और उसके सामने जमीन पर ही बैठ गया, जो कि उस अस्पताल के इतिहास में पहली बार हो रहा था कि एक अरबपति जमीन पर बैठकर एक गरीब औरत को दिलासा दे रहा था। आर्यन ने अंजलि के हाथों को अपने हाथों में लिया, जो कि काम और मेहनत के कारण खुरदरे हो चुके थे और उन पर कई जख्मों के निशान थे, जो उसकी संघर्ष भरी कहानी खुद बयां कर रहे थे। उसने बहुत ही कोमल स्वर में कहा कि अंजलि, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि तुम जीवित हो और इस तरह का जीवन जी रही हो, वरना मैं पूरी दुनिया को आग लगा देता, पर तुम्हें आंच न आने देता। अंजलि ने अपनी नजरें उठाईं
और पहली बार आर्यन की आंखों में झांका, जहां उसे वह पुराना प्यार तो दिखा, लेकिन अब उस पर धोखे और गलतफहमियों की धूल जमी हुई थी। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और कहा कि आर्यन साहब, जो बीत गया उसे लौटाया नहीं जा सकता, और अब मैं वह अंजलि नहीं रही जिसे आप जानते थे, क्योंकि इस गरीबी ने मुझे अंदर से मार डाला है। अंजलि की बातों ने आर्यन के कलेजे को छलनी कर दिया और उसे समझ आया कि केवल पैसा और शोहरत वापस पाने से अंजलि का घाव नहीं भरेगा, बल्कि उसे वह मान सम्मान और विश्वास दिलाना होगा जो उससे छीन लिया गया था। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वह उन सभी लोगों को सजा देगा जिन्होंने उसकी और अंजलि की जिंदगी को बर्बाद किया था, चाहे वे उसके अपने ही परिवार के लोग क्यों न हों। अस्पताल की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन उन दोनों के दिलों में एक युद्ध चल रहा था, जहां एक ओर अतीत की कड़वाहट थी और दूसरी ओर वर्तमान की मजबूरी और भविष्य की अनिश्चितता। डॉक्टर बाहर आए और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, जिन्हें देखकर अंजलि के दिल की धड़कन रुक गई और वह कांपते हुए खड़ी हुई ताकि वह अपने बेटे के बारे में जान सके। डॉक्टर ने आर्यन की ओर देखते हुए कहा कि मिस्टर आर्यन, बच्चे की हालत बहुत नाजुक है, क्योंकि उसे गंभीर संक्रमण हुआ है और उसे तुरंत खून की जरूरत है, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप बहुत ही दुर्लभ है। यह सुनकर अंजलि का सिर चकराने लगा और उसे लगा कि शायद उसकी सारी तपस्या बेकार चली गई, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पास देने के लिए केवल आंसू हैं और कुछ नहीं। आर्यन ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और गर्व के साथ कहा कि डॉक्टर, मेरा ब्लड ग्रुप चेक कीजिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरा और इस बच्चे का खून एक ही है। डॉक्टर हैरान थे, लेकिन उन्होंने तुरंत प्रक्रिया शुरू की और अंजलि बस स्तब्ध होकर यह सब देख रही थी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि कुदरत ने आज उसे उसी इंसान के पास पहुंचा दिया है जिससे वह सबसे दूर भागना चाहती थी। जब आर्यन को खून देने के लिए ले जाया जा रहा था, तब उसने मुड़कर अंजलि को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वह इस दर्द के बहाने अंजलि के और करीब आना चाहता हो। अंजलि वहीं खड़ी रही और उसे पुरानी बातें याद आने लगीं कि कैसे आर्यन ने उसे बड़े बड़े सपने दिखाए थे और कैसे वे सपने एक पल में राख हो गए थे जब उसे शहर छोड़ने पर मजबूर किया गया था। उसे डर था कि अगर आर्यन के परिवार को पता चला कि वह जीवित है, तो वे फिर से उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं और इस बार शायद उसका रोहन भी उनके निशाने पर हो। लेकिन साथ ही उसके दिल के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद भी जगी थी कि शायद अब उसके अंधेरे जीवन में रोशनी की कोई किरण वापस आ सके और उसके बच्चे को उसका हक मिल सके। अस्पताल की उस सफेद और ठंडी गलियारे में अंजलि अकेली बैठी थी और उसकी आंखों के सामने स्मृतियों का एक ऐसा सैलाब उमड़ पड़ा जिसे उसने पिछले 5 वर्षों से अपने दिल की गहराइयों में दफन कर रखा था। वह समय जब वह एक खिलखिलाती हुई युवती थी और आर्यन के साथ बिताया गया। हर पल किसी सुंदर काव्य जैसा प्रतीत होता था, लेकिन उस काव्य का अंत इतना क्रूर होगा, इसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। आर्यन की मां गायत्री देवी का वह पत्थर जैसा चेहरा आज भी उसकी रातों की नींद उड़ा देता था। जब उन्होंने भारी बारिश की एक रात उसे अपने आलीशान बंगले से बाहर फेंक दिया था, उस समय अंजलि के गर्भ में एक नया जीवन पल रहा था, जिसकी खबर उसने अभी तक आर्यन को भी नहीं दी थी, क्योंकि वह उसे एक सुखद आश्चर्य के रूप में बताना चाहती थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और आर्यन को एक व्यापारिक यात्रा पर विदेश भेजकर पीछे से उसकी पूरी दुनिया को उजाड़ दिया गया था। गायत्री देवी ने उसे सादे कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया और उसे धमकी दी थी कि यदि वह शहर छोड़कर नहीं गई तो आर्यन की जान को खतरा हो सकता है। अंजलि, जो आर्यन को अपनी जान से ज्यादा चाहती थी, उसने उसकी सुरक्षा की खातिर अपनी खुशियों की बलि दे दी और बिना किसी को बताए उस शहर से दूर चली गई जहां कोई उसे पहचान न सके। उसने सुना था कि उसके जाने के कुछ समय बाद एक सड़क दुर्घटना की खबर फैला दी गई, जिसमें उसे मृत घोषित कर दिया गया,
ताकि आर्यन कभी उसे खोजने की कोशिश न करे। उन 5 वर्षों में अंजलि ने एक एक पल कैसे काटा था, यह केवल वही जानती थी, क्योंकि उसने कभी ऊंचे महलों में रहने का सपना नहीं देखा था। पर उसे यह भी नहीं पता था कि उसे सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी। रोहन का जन्म एक छोटे से सरकारी अस्पताल के बाहर बरामदे में हुआ था, और उस दिन से अंजलि की जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य केवल अपने बेटे को जीवित रखना बन गया था। हर रात वह रोहन को लोरी सुनाते हुए रोती थी, क्योंकि उसकी सूरत उसे हर पल आर्यन की याद दिलाती थी, और वह डरती थी कि कहीं उसकी परछाई भी उसके बेटे पर न पड़ जाए। उसने छोटे मोटे काम किए, कभी घरों में बर्तन मांझे तो कभी सड़कों पर सामान बेचा, ताकि वह अपने बेटे के लिए दूध का इंतजाम कर सके। लेकिन किस्मत हमेशा उससे रूठी रही। आज जब वह उसी आर्यन के सामने खड़ी थी जिसने कभी उसे अपनी रानी बनाने का वादा किया था, तो उसे अपने फटे हुए कपड़ों और अपनी बदहाली पर शर्म आ रही थी। उसे लग रहा था कि वह एक अपराधी है, क्योंकि उसने आर्यन से उसका बेटा छुपाया। लेकिन साथ ही उसे इस समाज और उस अमीर परिवार पर गुस्सा भी था जिसने उसे इस हाल में पहुंचाया था। अस्पताल की दीवारों से आती दवाइयों की गंध उसे उन दिनों की याद दिला रही थी जब वह बीमार होने पर भी काम पर जाती थी, ताकि रोहन भूखा न सोए। अंजलि ने देखा कि आर्यन के चेहरे पर वही पुराना जुनून वापस आ गया था, लेकिन अब उसमें एक परिपक्वता और एक गहरा अफसोस भी शामिल था जो उसे पहले कभी नहीं दिखा था। उसे याद आया कि कैसे आर्यन उसे फूलों के बागों में ले जाता था और कहता था कि तुम्हारी सादगी ही मेरा सबसे बड़ा खजाना है। पर उस खजाने की कीमत उसे आज इस तरह चुकानी पड़ रही थी। वह सोच रही थी कि क्या आर्यन वास्तव में बदल गया है, या फिर यह केवल एक क्षणिक भावुकता है जो सच्चाई सामने आने पर फिर से ठंडी पड़ जाएगी। उसे डर था कि यदि आर्यन उसे अपना भी ले तो क्या वह समाज और अपनी मां के खिलाफ खड़ा हो पाएगा, जिसने एक बार पहले भी उसे हारने पर मजबूर किया था। अंजलि का मन बार बार उसे वहां से भाग जाने के लिए कह रहा था, लेकिन रोहन की हालत ने उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी थीं, क्योंकि उसके बेटे को इस समय एक पिता के खून और एक अमीर आदमी के प्रभाव की जरूरत थी। अतीत के उन काले बादलों ने अंजलि को इतना डरा दिया था कि उसे अब किसी भी सुखद एहसास पर यकीन नहीं होता था, और उसे लग रहा था कि यह सब एक छलावा है जो जल्द ही टूट जाएगा। उसने अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ा जो मेहनत की वजह से सख्त हो गई थीं, और अपनी उन उंगलियों को देखा जिनमें कभी आर्यन ने हीरे की अंगूठी पहनाई थी। आज उन उंगलियों में केवल गरीबी की लकीरें और कंदी के पैकेटों का दाग था जो उसके वर्तमान की कड़वी सच्चाई को बयां कर रहे थे। वह सोच रही थी कि क्या आर्यन कभी समझ पाएगा कि एक मां के लिए अपने बच्चे को घुट घुट कर मरते देखना कैसा होता है, जबकि उसके पास उसे बचाने का कोई साधन न हो। अंजलि की रूह कांप गई जब उसने सोचा कि अगर आज आर्यन नहीं मिलता तो क्या होता, और यह विचार उसे और भी ज्यादा कमजोर बना रहा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, अंजलि की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, और वह उस कमरे की ओर देख रही थी जहां आर्यन अपना खून दे रहा था ताकि उनके बेटे की जान बचाई जा सके। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि चाहे उसे कितनी भी सजा मिले, पर उसके बच्चे को सलामत रखे, क्योंकि रोहन ही उसकी दुनिया का एकमात्र केंद्र था। उसे वह पल याद आया जब रोहन ने पहली बार मां कहा था, और उसकी आंखों में जो चमक थी उसने अंजलि को हर दुख सहने की शक्ति दी थी। वह नहीं चाहती थी कि रोहन कभी उस नफरत और साजिशों का हिस्सा बने जिसने उसकी अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। लेकिन वह यह भी जानती थी कि वह उसे हमेशा के लिए छिपाकर नहीं रख सकती। अतीत की उन यादों ने उसे इतना थक दिया था कि अब वह केवल शांति चाहती थी, चाहे वह शांति उसे मौत के आगोश में ही क्यों न मिले। अंजलि को लगा कि शायद यह नियति का ही कोई संकेत है कि 5 साल बाद उसे फिर से उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया गया है जहां से सब कुछ खत्म हुआ था।
वह जानती थी कि अब सच को छिपाना असंभव है और उसे उस तूफान का सामना करना ही होगा जो आर्यन के परिवार में उसके वापस आने से आने वाला है। उसकी आंखों से गिरते आंसू अब रुक चुके थे और उनकी जगह एक ठंडी दृढ़ता ने ले ली थी, क्योंकि अब वह केवल एक असहाय पत्नी नहीं बल्कि एक रक्षक मां भी थी। उसने अपने बिखरे हुए बालों को समेटा और अपने फटे हुए आंचल को गरिमा के साथ ओढ़ा, क्योंकि उसे पता था कि अब उसे कमजोर पड़ने का हक नहीं है। अस्पताल का वह गलियारा उसके लिए एक गवाह बन गया था, जहां उसकी गरीबी और आर्यन की अमीरी के बीच की दीवार धीरे धीरे ढह रही थी और एक नया अध्याय शुरू होने को था। इस बीच आर्यन के मन में भी भावनाओं का एक बवंडर उठ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती 5 साल एक झूठ के साये में गुजार दिए। उसे उस हर पल पर ग्लानि हो रही थी जब वह विदेशों में आलीशान होटलों में सोता था, जबकि उसकी पत्नी और बच्चा भारतीय सड़कों पर भूख से तड़प रहे थे। उसने सोचा कि वह अपनी मां से कैसे नजरें मिला पाएगा, जिसने उसे इतना बड़ा धोखा दिया और उसे एक जीती जागती लाश बना दिया था। खून की हर बूंद जो उसके शरीर से निकलकर रोहन के शरीर में जा रही थी, वह उसे एक नई जिम्मेदारी और एक नए प्रायश्चित का एहसास करा रही थी। उसे समझ आ गया था कि अंजलि का मौन उसकी नफरत नहीं बल्कि उसका वह घाव है जिसे भरने के लिए उसे अपनी पूरी जिंदगी लगानी पड़ सकती है। अस्पताल की खिड़की से बाहर अचानक मौसम ने करवट ली और मुंबई की प्रसिद्ध मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिससे कांच के पन्नों पर पानी की बूंदें किसी के रोते हुए मन की तरह थिरकने लगीं। आर्यन अभी भी लेटा हुआ था और उसके शरीर से निकलता रक्त एक नली के माध्यम से उस छोटे से बच्चे के शरीर में जा रहा था जो मौत के दरवाजे पर खड़ा जीवन की भीख मांग रहा था। जैसे ही प्रक्रिया पूरी हुई, आर्यन ने कमजोरी महसूस करने के बावजूद बेड से उठने की कोशिश की, क्योंकि उसका मन अंजलि की उस खामोशी से घबरा रहा था जो किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही थी। वह कमरे से बाहर निकला और उसने देखा कि अंजलि वहां नहीं थी जहां उसे वह छोड़कर गया था, जिससे उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। उसने पागलों की तरह गलियारे में इधर उधर देखा और नर्स से पूछा कि वह महिला जो यहां बैठी थी वह कहां गई, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अंजलि को जैसे ही पता चला कि रोहन को खून मिल गया है और वह अब खतरे से बाहर है, उसके भीतर का पुराना डर फिर से जाग उठा कि कहीं आर्यन के अमीर रिश्तेदार आकर उससे उसका बेटा न छीन ले। उसे गायत्री देवी की वह आवाज याद आई जिसने कहा था कि तुम जैसे लोग हमारे खानदान के नाम पर कलंक है और अगर तुम दोबारा दिखीं तो अंजाम बुरा होगा। डर और असुरक्षा की भावना ने उसे इतना विवश कर दिया कि उसने अपनी ममता की आड़ में भाग जाने का फैसला किया और वह चुपचाप पिछले दरवाजे से अस्पताल के बाहर निकल गई। बाहर बारिश का तांडव जारी था और सड़कें पानी से लबालब भर चुकी थीं, लेकिन अंजलि के पैरों में जैसे कोई अदृश्य शक्ति आ गई थी जो उसे उस वैभव से दूर ले जाना चाहती थी। वह बिना जूते के ही उस ठंडे पानी में भाग रही थी और उसका मन केवल एक ही बात कह रहा था कि मुझे अपने बच्चे को बचाना है, चाहे इसके लिए मुझे फिर से गुमनामी के अंधेरे में खोना पड़े। आर्यन जब अस्पताल के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि दूर सड़क पर एक धुंधली सी आकृति बारिश में भीगती हुई भाग रही है, जिसे पहचानने में उसे एक पल की भी देरी नहीं हुई। उसने अपने पीछे सुरक्षा गार्डों और ड्राइवर को आने से मना कर दिया और खुद उस मूसलाधार बारिश में दौड़ पड़ा, क्योंकि वह जानता था कि आज अगर अंजलि हाथ से निकल गई तो वह उसे फिर कभी नहीं ढूंढ पाएगा। उसके महंगे इटालियन जूते पानी और कीचड़ में सन चुके थे और उसका सफेद शर्ट पूरी तरह पारदर्शी होकर उसके शरीर से चिपक गया था, लेकिन उसे अपनी परवाह नहीं थी। वह चिल्ला रहा था, अंजलि रुको, मेरी बात सुनो। लेकिन बारिश की गड़गड़ाहट और बादलों के शोर में उसकी आवाज कहीं खो जा रही थी और अंजलि पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी।
वह शहर की उन तंग गलियों में घुस गई जहां कीचड़ और बदबू का साम्राज्य था और जहां आर्यन जैसे अमीर लोगों का कदम कभी नहीं पड़ा था। अंजलि एक पुरानी और जर्जर मस्जिद के पास जाकर रुकी, जहां पानी का बहाव बहुत तेज था और उसकी सांसें बुरी तरह फूल रही थीं, जिससे उसका गला सूख गया था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि आर्यन अभी भी उसका पीछा कर रहा था और वह पूरी तरह भीग चुका था और उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। आर्यन ने उसे घेर लिया और हाँफते हुए कहा कि तुम क्यों भाग रही हो? अंजलि, क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है कि मैं अब तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा? अंजलि ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए चीख कर कहा कि भरोसा कैसा साहब? आपने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था और आज जब मैं अपनी मेहनत से जी रही हूं तो आप फिर से मेरी जिंदगी बर्बाद करने क्यों आए हैं? उसकी आवाज में बरसों का जमा हुआ गुबार था जो आज लावा बनकर फूट रहा था और आर्यन उन शब्दों के प्रहार को चुपचाप सह रहा था, क्योंकि वह जानता था कि वह दोषी है। आर्यन ने एक कदम और आगे बढ़ाया और कहा कि मुझे जो सजा देनी है दे दो, लेकिन इस तरह अपनी और रोहन की जिंदगी को दांव पर मत लगाओ, क्योंकि वह मेरा भी अंश है और उसे एक छत और इलाज की जरूरत है। अंजलि ने हंसते हुए कहा कि आपका अंश तब कहा था जब वह कड़ाके की ठंड में फुटपाथ पर सोता था, या तब कहा था जब मुझे एक एक रोटी के लिए लोगों की गालियां सुननी पड़ती थीं। आज आपको अपना खून याद आ रहा है, लेकिन इन 5 सालों में मेरा जो खून पानी बनकर बहा है उसका हिसाब कौन देगा? और क्या आप अपनी मां के खिलाफ खड़े हो पाएंगे? आर्यन स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि अंजलि को उसकी मां की करतूतों के बारे में पता है, और वह यह समझ गया कि उसकी चुप्पी ने अंजलि को कितना गहरा घाव दिया है। उसने कसम खाई कि वह अब पीछे नहीं हटेगा, चाहे उसे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े, और वह अंजलि के सामने घुटनों के बल बैठ गया। बारिश और तेज हो गई थी और आसपास के लोग खिड़कियों से इस अजीब दृश्य को देख रहे थे, जहां एक सूट बूट वाला आदमी कीचड़ में बैठकर एक गरीब औरत के सामने हाथ जोड़ रहा था। आर्यन ने कहा कि अंजलि, मुझे एक मौका दो अपनी गलतियों को सुधारने का, और अगर तुम्हें लगे कि मैं वही पुराना आर्यन हूं तो तुम फिर से चली जाना, पर अभी मेरे साथ चलो, क्योंकि रोहन को तुम्हारी जरूरत है। अंजलि का दिल पिघलने लगा था, क्योंकि वह देख रही थी कि आर्यन की आंखों में कोई दिखावा नहीं था, बल्कि एक सच्ची तड़प थी जो केवल अपनों के लिए होती है। वह दिल पिघल कर रही था, थक चुकी थी लड़ते लड़ते, और उसे भी एक कंधे की जरूरत थी जिस पर सिर रखकर वह रो सके और अपनी सारी व्यथा कह सके। उसने धीरे से अपना हाथ आर्यन की ओर बढ़ाया, और जैसे ही उनके हाथ मिले एक बिजली सी दौड़ गई, जिसने पिछले 5 साल की दूरियों को एक पल में मिटा देने का प्रयास किया। आर्यन ने उसे सहारा देकर उठाया और वे दोनों धीरे धीरे वापस अस्पताल की ओर पैदल ही चलने लगे, क्योंकि आर्यन चाहता था कि वह अंजलि के हर दुख का साथी बने, चाहे वह रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। रास्ते में उसने अंजलि को बताया कि उसे कैसे धोखा दिया गया था और कैसे उसे झूठी खबरें दी गई थीं, जिससे अंजलि का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा और उसकी जगह सहानुभूति ने ले ली। उसने महसूस किया कि वे दोनों ही एक बड़ी साजिश के शिकार हुए थे और उनकी किस्मत के धागों को किसी और ने बेरहमी से तोड़ दिया था। अस्पताल पहुंचते ही आर्यन ने अंजलि को सूखे कपड़े दिए और उसे रोहन के पास ले गया, जो अब होश में आ चुका था और अपनी मां को ढूंढ रहा था। रोहन को सलामत देखकर अंजलि के चेहरे पर जो सुकून आया, उसे देखकर आर्यन को लगा कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली है। लेकिन उसे पता था कि अभी असली लड़ाई बाकी है। जब वे रोहन के बेड के पास बैठे थे, तभी आर्यन का फोन बजा और स्क्रीन पर मां का नाम देखकर उसके चेहरे के भाव कठोर हो गए और उसने कॉल काट दिया। उसे पता था कि गायत्री देवी को इस बात की खबर लग चुकी होगी कि वह कहाँ है और किसके साथ है, और वे जल्द ही यहां पहुंचने वाली होंगी। उसने अंजलि का हाथ मजबूती से थाम लिया
और उसकी आंखों में देखकर कहा कि अब डरना मत, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो और जो हाथ मैंने पकड़ा है उसे मौत ही जुदा कर पाएगी। अंजलि ने उसकी आंखों में वह संकल्प देखा जिसकी उसे बरसों से प्रतीक्षा थी, और उसने भी तय कर लिया कि अब वह अपने हक के लिए और अपने बेटे के भविष्य के लिए पीछे नहीं हटेगी। अस्पताल का वह कमरा अब केवल एक वार्ड नहीं था, बल्कि एक नया घर बनने की शुरुआत थी, जहां प्यार और विश्वास की बुनियाद फिर से रखी जा रही थी। अस्पताल के उस वीआईपी स्वीट में, जहां रोहन अब एक आरामदायक बिस्तर पर सो रहा था, वहां की खामोशी बाहर की बारिश से भी अधिक डरावनी लग रही थी, क्योंकि हवा में एक आने वाले तूफान की आहट साफ महसूस की जा रही थी। अंजलि एक मखमली सोफे के कोने पर सिमटकर बैठी थी, और उसे ऐसा लग रहा था कि वह इस आलीशान कमरे की सजावट का हिस्सा नहीं, बल्कि एक बाहरी घुसपैठिया है जिसे कभी भी बाहर निकाला जा सकता है। तभी कमरे का दरवाजा एक झटके से खुला और गायत्री देवी ने अपने पूरे तामझाम और अहंकार के साथ प्रवेश किया, और उनकी नजरों में वही नफरत और तिरस्कार था जिसने 5 साल पहले अंजलि की दुनिया को उजाड़ दिया था। आर्यन, जो रोहन का हाथ थामे बैठा था, वह धीरे से खड़ा हुआ, और उसकी आंखों में वह ठंडी चमक थी जो एक बेटे की नहीं, बल्कि एक घायल शेर की लग रही थी, जो अपने परिवार की रक्षा के लिए तैयार था। गायत्री देवी ने अंजलि की ओर एक घृणित इशारा करते हुए कहा कि आर्यन, यह क्या तमाशा है, और तुम इस सड़क पर रहने वाली औरत को हमारे निजी अस्पताल के कमरे में क्यों लाए हो? क्या तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा का जरा भी ख्याल नहीं है? आर्यन ने एक गहरी सांस ली और अंजलि के पास जाकर खड़ा हो गया, और उसका हाथ थामते हुए अपनी मां की आंखों में आंखें डालकर कहा कि मां, यह वह औरत है जिसे आपने मार दिया था, और यह वही प्रतिष्ठा है जिसे आपने अपने हाथों से मिट्टी में मिला दिया था। गायत्री देवी का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा, और उन्होंने कहा कि जबान संभालकर बात करो आर्यन, मैं तुम्हारी मां हूं, और मैंने जो भी किया वह इस खानदान की भलाई के लिए किया था, ताकि तुम एक मामूली लड़की के चक्कर में अपना भविष्य खराब न कर लो। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वह झुकी नहीं, बल्कि उसने अपनी रीढ़ सीधी रखी, क्योंकि वह अब केवल अंजलि नहीं थी, बल्कि उस बच्चे की मां थी जो आर्यन का कानूनी उत्तराधिकारी था। आर्यन ने अपनी मां के शब्दों को काटते हुए कहा कि आपकी भलाई ने मुझे एक जिंदा लाश बना दिया था और मेरे बेटे को सड़क पर कंधी बेचने पर मजबूर किया था। क्या यही आपके खानदान की महानता है? गायत्री देवी एक पल के लिए ठिठक गई जब उन्होंने सुना कि वह बच्चा आर्यन का बेटा है, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने भावों को संभाला और अविश्वास प्रकट किया कि यह लड़का तुम्हारा नहीं हो। अंजलि, जो अब तक खामोश थी, वह धीरे से उठी, और उसकी आवाज में एक ऐसी गूंज थी जिसने कमरे के वातावरण को बदल दिया, और उसने कहा कि गायत्री देवी जी, आपने मुझसे मेरा प्यार छीना और मुझे घर से निकाल दिया। वह मैंने सह लिया, लेकिन आज जब मेरा बच्चा मौत के करीब था, तब भी आप अपनी अमीरी का प्रदर्शन कर रही हैं, जबकि इस बच्चे की रगों में आपके ही बेटे का खून दौड़ रहा है, जिसकी पुष्टि डॉक्टरों ने भी कर दी है। अंजलि की इस हिम्मत को देखकर गायत्री देवी को लगा कि उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह डरपोक लड़की एक दिन उनके सामने इस तरह खड़ी होगी। आर्यन ने अपनी मां की ओर देखते हुए साफ शब्दों में कहा कि आज से और इसी वक्त से अंजलि इस घर की ओर मेरी जिंदगी की मालकिन है, और अगर आपको इस बात से तकलीफ है तो आप इस कमरे से बाहर जा सकती हैं। यह एक ऐसी चुनौती थी जिसकी कल्पना गायत्री देवी ने कभी नहीं की थी, क्योंकि आर्यन हमेशा उनका आज्ञाकारी पुत्र रहा था, लेकिन आज प्यार और सच ने उसे बागी बना दिया था। गायत्री देवी ने वहां मौजूद नर्सों और सुरक्षा गार्डों की ओर देखा, जो चुपचाप तमाशा देख रहे थे, और उन्हें अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए उन्होंने अपनी अंतिम चाल चलने की कोशिश की और कहा कि तुम एक भिखारी को इस घर की बहू कभी नहीं बना पाओगे। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा
कि वह भिखारी नहीं है मां, बल्कि उसने तो मुझे वह अमीर होने का एहसास दिलाया है जो आपके करोड़ों के साम्राज्य ने कभी नहीं दिया था, क्योंकि उसने अकेले ही मेरे अंश को पालकर इतना बड़ा किया है। उसने अंजलि के हाथ को चूमा और घोषणा की कि कल सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जहां मैं अंजलि और रोहन को आधिकारिक रूप से दुनिया के सामने स्वीकार करूंगा और उन्हें अपना नाम दूंगा। अंजलि को लगा जैसे उसके कानों में शहद घुल रहा हो, क्योंकि उसे कभी नहीं लगा था कि उसे वह सम्मान वापस मिलेगा जिसकी उसने उम्मीद छोड़ दी थी। गायत्री देवी बिना कुछ बोले और पैर पटकते हुए वहां से चली गई, लेकिन उनकी आंखों में जलती हुई आग बता रही थी कि वे इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। अंजलि ने आर्यन की ओर देखा और उसके मन में अभी भी एक डर था कि क्या यह सब सच है या फिर वह फिर से किसी नए चक्रव्यूह में फंसने जा रही है जहां उसकी भावनाओं का सौदा होगा। आर्यन ने उसकी शंका को समझते हुए उसे गले लगा लिया और कहा कि अंजलि, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वह सब खो दिया था जो मेरे पास था। पर अब जब तुम वापस मिली हो तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोने दूंगा। उस रात अस्पताल के कमरे में एक अजीब सी शांति थी, जहां एक तरफ रोहन की स्थिर सांसें सुनाई दे रही थीं और दूसरी तरफ दो दिलों के मिलने की धड़कनें जो वर्षों के विरह के बाद एक हुई थीं। अंजलि को एहसास हुआ कि गरीबी ने उसे शारीरिक रूप से कमजोर भले ही किया हो, लेकिन उसकी आत्मा को इतना फौलादी बना दिया था कि वह अब महलों की साजिशों से टकराने के लिए तैयार थी। उसने आर्यन के कंधे पर सिर रखा और पहली बार उसे लगा कि अब उसे कल की दवा के लिए या कंदी बेचने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। अस्पताल के बाहर मुंबई की बारिश अब थमी नहीं थी, बल्कि और भी तेज हो गई थी, जैसे वह इस मिलन की गवाह बन रही हो और शहर की गंदगी को धोकर एक नई शुरुआत का संकेत दे रही हो। आर्यन ने मन ही मन तय कर लिया था कि वह अंजलि के उन सभी घावों पर मरहम लगाएगा जो उसने पिछले 5 सालों में अकेले झेले थे, और वह उसे वह खुशी देगा जिसकी वह हकदार थी। उसे पता था कि रास्ता अभी भी कठिन है और समाज की रूढ़िवादी सोच और उसकी मां के षड्यंत्र अभी भी उनके रास्ते में आएंगे, लेकिन उसके पास अब अंजलि का विश्वास था। अंजलि ने अपनी आंखों को बंद किया और उसे वह सड़क याद आई जहां वह कुछ घंटों पहले खड़ी थी, और उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उसकी ममता की पुकार सुन ली। वह जानती थी कि यह केवल एक संघर्ष का अंत नहीं था, बल्कि एक नए जीवन का उदय था जहां उसे अपनी पहचान और अपने बच्चे का भविष्य संवारना था। आर्यन ने उसे विश्वास दिलाया कि अब से उनकी दुनिया में केवल प्यार और सम्मान होगा और कोई भी दीवार उन्हें दोबारा अलग नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस बार वे एक दूसरे के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए एक साथ खड़े थे। अस्पताल की गहमागहमी के बीच रोहन की हालत में तेजी से सुधार हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसका शरीर स्वस्थ हो रहा था, आर्यन और अंजलि के सामने चुनौतियों का एक नया पहाड़ खड़ा हो रहा था। डॉक्टर ने सुबह की जांच के बाद बताया कि रोहन के शरीर में संक्रमण का स्तर कम हो गया है, परंतु उसे अभी भी एक विशेष प्रकार के रक्त आधान और सूक्ष्म शल्य चिकित्सा की आवश्यकता हो सकती है। आर्यन ने बिना किसी देरी के शहर के सबसे अनुभवी सर्जनों की टीम को बुला लिया और अस्पताल के एक पूरे विंग को सुरक्षित करवा दिया ताकि अंजलि और रोहन को कोई परेशानी न हो। अंजलि, जो कल तक फुटपाथ पर नंगे पैर दौड़ रही थी, आज सफेद मखमली बिस्तरों और आधुनिक मशीनों के बीच खुद को बहुत असहज महसूस कर रही थी, क्योंकि उसे अभी भी डर था कि यह सब एक सुंदर सपना है जो आंख खुलते ही टूट जाएगा। वह बार बार रोहन के माथे को चूमती और उसके नन्हे हाथों को अपने गालों से लगाती, जैसे वह यह सुनिश्चित करना चाहती हो कि उसका बेटा वास्तव में सुरक्षित है और अब उसे दवा के लिए कंदी बेचने की जरूरत नहीं है। तभी मुख्य सर्जन डॉक्टर कपूर कमरे में दाखिल हुए और उनके चेहरे पर एक गंभीर चिंता की लकीरें थीं, जिन्होंने आर्यन के माथे पर बल डाल दिए और अंजलि के दिल की धड़कन तेज कर दी। डॉक्टर ने बताया कि यद्यपि आर्यन का रक्त समूह मेल खा गया है और प्रारंभिक
आधान सफल रहा है, लेकिन रोहन के लीवर में एक जन्मजात दोष पाया गया है, जिसके लिए एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता है। यह दोष केवल एक बहुत ही करीबी जैविक रिश्तेदार के ऊतकों से ही ठीक किया जा सकता है, अन्यथा बच्चे का जीवन भविष्य में फिर से खतरे में पड़ सकता है। आर्यन ने तुरंत कहा कि वह अपनी जान की बाजी लगा देगा, लेकिन अंजलि के मन में एक नया डर पैदा हो गया, क्योंकि उसे लगा कि उसकी गरीबी ने उसके बच्चे को यह बीमारी विरासत में दी है। डॉक्टर ने स्पष्ट किया कि यह बीमारी आनुवांशिक हो सकती है और इसे पूरी तरह ठीक करने के लिए पिता का केवल खून ही नहीं, बल्कि उसके बोन मैरो के कुछ अंशों की भी आवश्यकता पड़ सकती है। आर्यन के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जैसे ही यह खबर गायत्री देवी तक पहुंची, उन्होंने इसे अंजलि को फिर से नीचा दिखाने के एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करने की सोची। वे अस्पताल पहुंची और उन्होंने दावा किया कि अंजलि ने जानबूझकर यह सच छुपाया ताकि वह आर्यन को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा सके और उसकी संपत्ति पर कब्जा कर सके। आर्यन ने अपनी मां के इन बेतुके आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि अगर मेरा शरीर मेरे बेटे के काम आता है तो यह मेरा सौभाग्य होगा ना कि कोई साजिश। अंजलि ने पहली बार गायत्री देवी की आंखों में आंखें डालकर कहा कि एक मां कभी अपने बच्चे की बीमारी का सौदा नहीं करती, और अगर आज मेरे पास वह सब होता जो आपके पास है तो मैं आर्यन साहब को तकलीफ भी न होने देती। उस कमरे में तनाव इतना बढ़ गया था कि हवा भी भारी महसूस हो रही थी, लेकिन आर्यन ने अपनी मां को बाहर जाने का इशारा कर दिया और अंजलि का हाथ मजबूती से थाम लिया। शल्य चिकित्सा की तैयारी शुरू हो गई और आर्यन को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले उसने अंजलि से एक वादा मांगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अब कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि आर्यन उसे और रोहन को पाने के लिए किस हद तक जा रहा है, और उसका वह पुराना गुस्सा अब पूरी तरह से पिघल चुका था। उसने आर्यन के हाथ पर अपना सिर रख दिया और धीमी आवाज में कहा कि आप मेरे देवता हैं और मैंने हमेशा आपसे प्यार किया है, बस मेरी मजबूरी ने मुझे पत्थर बना दिया था। जब आर्यन को भीतर ले जाया गया तो अंजलि बाहर गलियारे में स्थित एक छोटी सी मंदिर की मूर्ति के सामने बैठ गई और घंटों तक प्रार्थना करती रही कि उसके पति और बच्चे दोनों को कुछ न हो। अस्पताल का वह गलियारा, जहां कल तक केवल उदासी थी, आज वहां एक परिवार के पुनर्मिलन की उम्मीद और प्रार्थनाओं की गूंज सुनाई दे रही थी। ऑपरेशन कई घंटों तक चला और हर बीतता हुआ मिनट अंजलि के लिए एक युग के समान बीत रहा था, क्योंकि उसके जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण इंसान उस दरवाजे के पीछे मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। गायत्री देवी भी दूर एक कोने में बैठी थीं, और हालांकि वे ऊपर से कठोर दिख रही थी, लेकिन उनके भीतर भी कहीं ना कहीं अपने बेटे के लिए ममता जाग रही थी, जो उन्हें बेचैन कर रही थी। उन्होंने देखा कि कैसे अंजलि बिना कुछ खाए पिए केवल प्रार्थना में लीन है, और उन्हें पहली बार अपनी गलती का थोड़ा सा एहसास हुआ कि प्यार को दौलत से नहीं तोला जा सकता। जब ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती बुझी और डॉक्टर बाहर आए तो अंजलि की आवाज तक नहीं निकल रही थी और वह केवल डॉक्टरों के चेहरे को पढ़ रही थी। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि बधाई हो, आर्यन जी ने अपने बेटे को एक नया जीवन दिया है और दोनों अब पूरी तरह खतरे से बाहर हैं और प्रक्रिया बहुत सफल रही है। अंजलि फूट फूट कर रोने लगी और वह जमीन पर बैठ गई, क्योंकि उसकी बरसों की तपस्या और दुख आज खत्म हो गए थे और उसे वह सब मिल गया था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे महसूस हुआ कि रोहन अब केवल उसका बेटा नहीं था, बल्कि वह उस अटूट बंधन की कड़ी बन गया था जिसने दो बिछड़े हुए प्रेमियों को फिर से एक कर दिया था। जब उसे आर्यन से मिलने की अनुमति मिली तो उसने देखा कि आर्यन अभी भी बेहोशी के असर में था, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। अंजलि ने उसके हाथ को अपने माथे से लगाया और मन ही मन कहा कि अब हमारी दुनिया में कभी अंधेरा नहीं होगा और मैं तुम्हारी परछाई बनकर रहूंगी।
उसे पता था कि अब समाज की बातें और परिवार की साजिशें उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, क्योंकि उनका रिश्ता अब खून और त्याग की बुनियाद पर खड़ा था। अगले कुछ दिनों में अस्पताल का वह कमरा खुशियों से भर गया, क्योंकि रोहन अब धीरे धीरे बैठने लगा था और उसने पहली बार आर्यन को पापा कहकर पुकारा, जिससे आर्यन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह क्षण इतना भावुक था कि वहां मौजूद नर्सों की आंखें भी नम हो गईं, क्योंकि उन्होंने एक गरीब मां और एक अमीर पिता के इस संघर्ष को करीब से देखा था। आर्यन ने अंजलि से कहा कि जैसे ही हम यहां से घर जाएंगे, हम फिर से शादी करेंगे और इस बार पूरी दुनिया के सामने तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जो 5 साल पहले छीन लिया गया था। अंजलि ने बस अपनी आंखें झुका लीं, क्योंकि उसके लिए आर्यन का साथ ही सबसे बड़ा सम्मान था और वह जानती थी कि अब उसकी जिंदगी की नई किताब का सबसे सुंदर अध्याय शुरू होने वाला है। उन्होंने तय किया कि वे उन सभी गरीब बच्चों के लिए एक ट्रस्ट बनाएंगे जो सड़कों पर कंदी और सामान बेचते हैं, ताकि किसी और मां को अपनी ममता का सौदा न करना पड़े। रोहन की रिकवरी किसी चमत्कार से कम नहीं थी और अस्पताल से छुट्टी का दिन अंजलि के लिए एक नए जन्म के समान था। आर्यन ने यह सुनिश्चित किया कि उनके घर वापसी का मार्ग किसी उत्सव से कम न हो, क्योंकि वह चाहता था कि अंजलि उस घर में एक रानी की तरह प्रवेश करे जहां से उसे कभी एक अपराधी की तरह निकाला गया था। मुंबई की वही सड़कें जो कभी अंजलि के लिए कांटों भरी थीं, आज फूलों की पंखुड़ियों से सजी हुई प्रतीत हो रही थीं, क्योंकि आर्यन की गाड़ियों का काफिला धीरे धीरे उस भव्य हवेली की ओर बढ़ रहा था। अंजलि ने रेशमी साड़ी पहनी थी और उसके माथे पर वही सिंदूर था जिसे उसने 5 वर्षों तक अपनी ममता की ओट में छिपा कर रखा था। जैसे ही वे हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचे, गायत्री देवी वहां आरती की थाल लिए खड़ी थीं और उनके चेहरे पर वह पुराना अहंकार अब पश्चाताप की राख में बदल चुका था। आर्यन ने अंजलि का हाथ थामकर सीढ़ियां चढ़ीं और अपनी मां के सामने रुक गया, जिसे देखकर पूरा स्टाफ और मेहमान स्तब्ध रह गए, क्योंकि वे एक महायुद्ध की अपेक्षा कर रहे थे। गायत्री देवी ने कांपते हाथों से अंजलि की आरती उतारी और धीमी आवाज में कहा कि मुझे माफ कर दो बहू, क्योंकि मैंने केवल कुल की मर्यादा देखी थी, पर उस मर्यादा को निभाने वाली तुम्हारी ममता को नहीं देख पाई। अंजलि ने अपनी सास के पैर छुए और कहा कि मां जी, अब अतीत की कड़वाहट को भूल जाने में ही सबकी भलाई है, क्योंकि आज जो सुख मुझे मिला है वह आपके आशीर्वाद के बिना अधूरा होता। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गईं, क्योंकि यह केवल एक अमीर परिवार की कहानी नहीं थी, बल्कि एक स्त्री के धैर्य और बलिदान की जीत थी। आर्यन ने रोहन को अपनी गोद में उठाया और उसे अपने पिता की तस्वीर के सामने ले गया और उसे बताया कि अब से यह महल उसका है और यहां की हर चीज पर उसका अधिकार है। महल के भीतर की सजावट और रोशनी अंजलि की आंखों को चौंधिया रही थी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा सुकून आर्यन की उन नजरों में मिल रहा था जो उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रही थीं। उसी शाम एक भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के बड़े बड़े उद्योगपति और मीडिया के लोग आमंत्रित थे, ताकि आर्यन आधिकारिक रूप से अंजलि और रोहन को स्वीकार कर सके। जब आर्यन मंच पर खड़ा हुआ तो उसने अंजलि को अपने पास बुलाया और माइक थामकर पूरी दुनिया के सामने वह सच बताया जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। उसने कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूं वह इस औरत की वजह से हूं, जिसने 5 साल तक अकेले मेरे बेटे को पाला और सड़क पर कंदी बेचकर अपनी गरिमा को बचाए रखा। उसने वह कंदी का आखिरी पैकेट दिखाया जिसे उसने अंजलि के हाथ से उस दिन लिया था और कहा कि यह पैकेट मेरे साम्राज्य के करोड़ों रुपयों से ज्यादा कीमती है, क्योंकि इसमें एक मां का संघर्ष छिपा है। अंजलि की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे और उसे लग रहा था कि उसके जीवन के सारे दुख उस एक पल के सम्मान में धुल गए हैं। प्रेस और लोगों ने खड़े होकर अंजलि का अभिवादन किया और वह जो कभी समाज के हाशिए पर थी, आज प्रेरणा का स्रोत बन गई थी।
समारोह के बाद जब सब मेहमान चले गए और घर में शांति हुई, तो आर्यन और अंजलि अपनी बालकनी में खड़े होकर मुंबई की रात को देख रहे थे, जो अब उन्हें डरा नहीं रही थी। आर्यन ने अंजलि के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि कल से हम एक नए मिशन की शुरुआत करेंगे और हम शहर के हर उस चौराहे पर एक सेंटर खोलेंगे जहां गरीब बच्चे कंदी या फूल बेचते हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी मां को अपने बच्चे की दवा के लिए सड़कों पर भीख न मांगनी पड़े और हर रोहन को उसका हक और शिक्षा मिल सके। अंजलि ने आर्यन की ओर देखा और उसे लगा कि उसे न केवल अपना पति वापस मिला है, बल्कि उसे एक ऐसा साथी मिला है जो समाज के दर्द को अपनी आंखों से देख सकता है। रोहन अपने नए कमरे में खिलौनों के बीच गहरी नींद सो रहा था और उसके चेहरे पर वह मासूमियत और सुरक्षा का भाव था जो केवल अपनों के साये में ही आता है। समय बीतता गया और अंजलि ने धीरे धीरे अपने आप को उस बड़े घर की जिम्मेदारियों में ढाल लिया, लेकिन उसने अपनी सादगी और उस संघर्ष को कभी नहीं भुलाया जिसने उसे गढ़ा था। उसने गायत्री देवी के साथ अपने रिश्तों को सुधार लिया और धीरे धीरे वह कठोर महिला भी अंजलि की सेवा और प्रेम के आगे पिघल गई और हवेली में फिर से हंसी मजाक गूंजने लगा। रोहन अब एक प्रतिष्ठित स्कूल में जाने लगा था और वह अक्सर अपनी मां से पूछता था कि क्या वे फिर कभी उन सड़कों पर जाएंगे जहां वे कंदी बेचते थे। अंजलि उसे गले लगाकर कहती थी कि बेटा, हम वहां जरूर जाएंगे, लेकिन अब हम वहां लेने नहीं बल्कि उन लोगों को देने जाएंगे जिन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। आर्यन और अंजलि की कहानी पूरे भारत में एक मिसाल बन गई कि कैसे सच्चा प्यार और अटूट विश्वास सबसे कठिन समय को भी मात दे सकते हैं। कहानी का वह अंतिम अध्याय उस दिन पूरा हुआ जब अंजलि ने उसी चौराहे पर एक बड़ा सा बोर्ड लगवाया जहां वह पहली बार आर्यन से मिली थी, जिस पर लिखा था आशा का केंद्र। वहां अब गरीब बच्चों को मुफ्त दवाइयां और शिक्षा दी जाती थी और अंजलि खुद वहां जाकर उन बच्चों के साथ समय बिताती थी, जैसे वह अपनी पुरानी परछाई को सहला रही हो। आर्यन उसे दूर से देखता और गर्व महसूस करता कि उसकी पत्नी ने अपने दुखों को दूसरों के सुख का माध्यम बना लिया था, जो एक सच्चे इंसान की पहचान है। रात के सन्नाटे में जब वे दोनों साथ बैठते तो उन्हें वह पुरानी बारिश और धूप याद आती जिसने उनके प्यार की परीक्षा ली थी, और उन्हें एहसास होता कि जो कुछ भी हुआ वह उन्हें और भी मजबूत बनाने के लिए था। नियति ने भले ही उनके साथ क्रूर खेल खेला था, लेकिन अंत में न्याय और प्रेम की ही जीत हुई और उनके जीवन की शाम अब पूरी तरह से सुखद और शांत थी। अंजलि की आंखों में अब वह डर नहीं था, बल्कि एक ऐसी चमक थी जो केवल उन लोगों के पास होती है जिन्होंने अपनी रूह को जलते हुए देखा हो और फिर भी मुस्कुराना न छोड़ा हो। उसने आर्यन का हाथ मजबूती से थाम लिया और खिड़की से बाहर चमकते हुए चांद को देखा, जो गवाही दे रहा था कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, सुबह की पहली किरण उसे मिटा ही देती है। उनकी यह दास्तां आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक थी कि गरीबी इंसान के कपड़ों में हो सकती है, उसकी आत्मा में नहीं, और मां की ममता दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। और इस तरह वह गरीब मां जो कभी कंदी बेचती थी, आज एक साम्राज्य की रक्षक और हजारों बेसहारा बच्चों की उम्मीद बन गई थी। आर्यन ने अंजलि को अपने सीने से लगा लिया और वे दोनों भविष्य के नए सपनों को संजोते हुए उस शांत रात के आगोश में खो गए, जहां अब केवल खुशियों का बसेरा था।